दुनिया को ये खौफ है कि एर्दोगान तुर्की को फिर से खिलाफत निज़ाम की तरफ न ले जाए। यही वजह है कि आपको याद होगा कि 15 जुलाई 2016 को तुर्की में फौज ने बगावत की थी और मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन तुर्की के लोगों ने एर्दोगान का पूरा साथ दिया। यहाँ पे उस आवाम की मोहब्बत देखने को मिली एर्दोगान के लिए, जहाँ आवाम अपनी परवाह न करते हुए खुद फौज से लड़ने लगी। कहा यह भी जाता है कि एर्दोगान के एक वीडियो सामने आने के बाद सभी अपने घर के बाहर आ गए और फौज से लड़ने लगे। इसमें आवाम की मोहब्बत झलकती है। यहाँ तक कि लोग टैंकों के सामने लेट गए और नारेबाजी तक करने लगे कि हमारे एर्दोगान को हम अरेस्ट नहीं होने देंगे। और इस तरह आवाम ने एर्दोगान की हुकूमत को बचाया था। लोगों को अपने इस लीडर से ऐसी मोहब्बत की मिसाल इतिहास में बहुत कम देखने को मिलेगी। इस तरह तुर्की में बहुत सी साजिशें हुई और कामयाब नहीं हुई। मुसलमानों की आंखें इस्लाम की अजीम लीडर तैयब एर्दोगान पर है। बहुत से सवाल सबके जहनों में घूम रहे हैं कि आखिर 2023 में एर्दोगान क्या करेंगे। क्या तुर्की अपना वो मुल्क वापस लेगा जो खिलाफत उस्मानिया के ऑर्डर पर आते हैं? क्या फिर से तुर्की पूरी तरह से इस्लामी हुकूमत बन जाएगा? क्या तुर्की में खिलाफत उस्मानिया का निज़ाम फिर से नाफिज होगा? आइए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तैयब एर्दोगान 2003 से अब तक तुर्की के राष्ट्रपति रहे हैं। दोस्तों, एर्दोगान ने सेक्युलर तुर्की को इस्लामी तुर्की बनाने में बहुत कोशिश की और इस्लामी कानून बहुत से लागू भी करवाए। तुर्की की पुरानी तारीख को देखें तो 1299 से 1923 तक तुर्की इस्लाम का एक मरकज बना रहा था और काफ़ी शक्तिशाली भी रहा, जिसको आज हम खिलाफत उस्मानिया के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही बड़ी और ताकतवर खिलाफत रही। खिलाफत उस्मानिया की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब उसे तोड़ा गया तो बहुत सारे देश निकले, जैसे आर्मीनिया, इराक, फिलिस्तीन, उर्दन, गरिया, यूनान, मक्का, मिस्र और भी कई देश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 40 देश और थे। द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर यानी कि खिलाफत उस्मानिया जब टूटी तो तुर्की को एक सेकुलर मुल्क बना दिया गया। इसको बनाने वाला था कमाल अतातुर्क। इसके बारे में तो ऑटोमन के भाग 1 में मैं बता ही चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। खैर दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने तुर्की को एक सेकुलर देश बनाया। ना ही सिर्फ सेकुलर देश, बल्कि अतातुर्क ने अंग्रेजों की ही देखरेख में अपने कार्य प्रणाली को रखा। कई बार इसके बहिष्कार देखने को भी मिले। इसके असरात आज भी आप तुर्की में देख सकते हैं। कहा जाता है कि अतातुर्क ने वो काम किया जिससे इस्लाम को नुकसान पहुंचा। खैर ये बात भी सच है कि 1916 में मुस्तफा को रूसी मोर्चा सौंपा गया था। इसके बाद बड़े और ताकतवर देशों ने खिलाफत उस्मानिया का खात्मा कर दिया और सारी जायदादों को समेट कर रख दिया। इस्लाम और खिलाफत के नाम पर पाबंदी। इस मुआहदे में ये भी था कि तुर्की 100 साल तक अपने जमीन या समुद्र से तेल नहीं निकाल सकता और तुर्की अपने समुद्र से गुजरने वाली बाहरी जहाजों से टैक्स नहीं ले सकेगा। तुर्की आज भी मुआसरे के मसाइल से गुजर रहा है और तुर्की में कई सारे मसाइल सालों से हैं और यही वजह रही है। ये दोनों चीज़ें तुर्की को कमज़ोर किया हुआ है। इस मुआहदे से तुर्की 100 साल तक न तेल निकाल सकता है, न ही समुद्री जहाज़ों से टैक्स ले सकता है। आज यूरोप की और इस्लामी ताकतों की नींद इसीलिए उड़ी हुई है क्योंकि 2023 चल रहा है और तुर्की खुद मुख्तार होगा और आज़ाद हो जाएगा। जिस संधि ने तुर्की को बांध रखा था वो थी लोज़ानी की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सल्तनत उस्मानिया पूरी तरह से बिखर चुकी थी और इसके कई इलाकों पर विदेशी शक्तियों का पूरा कब्जा हो गया था। घुटनों पर आ चुकी ये सल्तनत उस्मानिया यूरोपीय मित्र राष्ट्र ने अगस्त 1920 में एक संधि पर हस्ताक्षर के लिए मजबूर किया था। परिणाम स्वरूप न सल्तनत उस्मानिया को एक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में लगभग नष्ट कर दिया, बल्कि उसके अधीन आने वाले कई इलाके पर इस संधि से फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस और इटली को सौंप दिया गया।
इसे सेवरेस की संधि या ट्रीटी ऑफ सेमना के नाम से ही जाना जाता है। यह संधि पूरी तरह से एक तरफा थी। इस संधि के बाद तुर्क के कई सारे इलाके को और कई सारे अधिकारों को छीनकर सिमेट दिया गया। इस्तांबुल में सुल्तान मोहम्मद सिख द्वारा इस संधि को स्वीकार तो कर लिया गया, लेकिन अंकारा जनता के समर्थन से चल रही कमाल अतातुर्क की प्रतिद्वंदी राष्ट्रवादी सरकार ने इसे खारिज कर दिया। लोगों में इसके खिलाफ गुस्सा फूटा और मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में तुर्की ने इस संधि के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह कर दिया, जिसे तुर्की का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। लोगों के इतना विरोध करने के बाद भी जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे वो नियंत्रण को बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एर्दुलुस उस्मान जैसे सीरियल बना था, उसी से राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया ताकि तुर्की में राष्ट्रवाद की भावना जागरूक की जा सके। तुर्की में 18 जून 2023 में आम चुनाव कराए जाने वाले एर्दोगान के भविष्य की राह भी इसी में तय करेगी। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि एर्दोगान चुनाव से पहले इस संधि से बाहर निकल सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो एर्दोगान निश्चित रूप से ऑटोमन एम्पायर 2.0 की स्थापना का भी प्रयास करेंगे।